कर दिया। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के हमारे 10 पॉइंट्स की, जिनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अगली सीरीज किसके ऊपर चाहते हैं, या आपकी कोई सजेशन है, कोई डिमांड है तो आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देश में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है हमारे देश में। देखो दोस्तों, अगर मैं सिल्वर की बात करूंगा तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि सिल्वर का जो खनन किया जाता है ना, वो लेड के साथ किया जाता है ना। सिल्वर और लेड का जो खनन है वो एक साथ किया जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन पर आ जाते हैं हम लोग। प्रोडक्शन अगर आपसे कंट्री में पूछा जाता है, मतलब वर्ल्ड में पूछा जाता है, सॉरी, तो वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मैक्सिको में। कहां पर होता है? विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है मैक्सिको में। आगे बात समझ में। और मैक्सिको में जो माइन है वो है यहां पर कौन सी? उस माइन का नाम है ची हुआ हुआ। ये ची हुआ हुआ माइन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इसका, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी माइन करती है? तो तब आपका आंसर होगा राजस्थान में करती है खेतड़ी माइन। आगे बात समझ में। चलिए, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मोनाजाइट सैंड डिपॉजिट फाउंड। मोनाजाइट बालू का निक्षेप कहां पाया जाता है? सबसे पहली बात सबसे पहली बात, मोनाजाइट सैंड की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या इंक्लूडेड होता है? इसमें होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या होता है इसमें? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। आगे बात समझ में। और मोनाजाइट सैंड के जो निक्षेप हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो तब आपका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ केरला। या तो लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ केरला, या फिर आप बोलोगे मालाबार कॉस्ट। कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सर मालाबार तट पर। वेयर डू पिग्मी ट्राइब्स लिव। पिग्मी जनजाति कहां रहती है? अगर मैं यहां आपसे बात करूंगा पिग्मी जनजाति की, तो ध्यान से सुनना। पिग्मी जनजाति जो है ये सबसे पहली बात कहां की जनजाति है? तो तब आपका आंसर होगा ये है सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। कहां की जनजाति है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, ये अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूंगा तो पिग्मी जनजाति कहां रहती है? एक रिवर फ्लो करती है अफ्रीका में जिसका नाम है कांगो रिवर, या इसी का दूसरा नाम और है, और वो नाम है इसका जायरे रिवर। कांगो या जायरे रिवर। इस नदी का अगर मैं बात करूंगा तो ये इक्वेटर लाइन यानी कि जो विषुवत रेखा है, उस विषुवत रेखा को क्या करती है? ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। एक तो ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। वहीं अगर मैं बात करूंगा कांगो नदी का जो बेसिन है, इस कांगो नदी के बेसिन में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और खेती के साथ साथ इसी के बेसिन में जो जनजाति रहती है वो है पिग्मी जनजाति। ठीक है। किस देश को प्यासी धरती का देश कहा जाता है? देखो, यहां हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को सर? तो इसके पीछे कारण है। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा, ऑस्ट्रेलिया के मैप पर यहां देखने से आपको पता चलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है इस ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा क्षेत्र जो है यहां पर, इस ऑस्ट्रेलिया के बड़े क्षेत्र पर आपको पता चलेगा कि यहां पर डेजर्ट्स आर लोकेटेड। यहां पर डेजर्ट्स हैं। क्यों है डेजर्ट्स? क्योंकि यहां से होकर के जो पवनें हैं वो अपतटीय होती हैं। यानी यहां से होकर के, ध्यान से सुनना, जब पवनें यहां ऐसे यूं चलती हैं तो ये तट से दूर जाती हैं। और जब ये तट से दूर जाती हैं तो यहाँ के गर्म पानी को अपने साथ ले जाएंगी। गर्म पानी को अपने साथ ले जाएंगे तो नीचे से ठंडा जल ऊपर की तरफ आएगा। ठंडा जल जब यहां ऊपर की तरफ आएगा तो वो यहां इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की दर को घटा देगा। और वाष्पीकरण की दर को घटाने की वजह से यहां पर वर्षा कम होगी। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थल ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इस विंड के चलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों ऑफशोर ऑफ विंड।
इसे कहा जाता है दोस्तों पवनों का अपतटीय होना। पवनों का अपतटीय होना। इसी की वजह से क्या होते हैं इसी की वजह से बनते हैं कोस्टल डेजर्ट, यानी कि तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर क्या बनते हैं, मरुस्थल बनते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों की बात करूंगा तो इसमें जो मरुस्थल आते हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट इसलिए और खास हो जाते हैं क्योंकि यहां पर गोल्ड की माइनिंग की जाती है, क्योंकि यहां पर गोल्ड के रिजर्व देखने को मिलते हैं। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? अक्सर करके जब ये वाला प्रश्न सामने आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जबकि नहीं है। इंदिरा पॉइंट इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है, ना कि इंडिया का लोएस्ट पॉइंट है। हमारे इंडिया का देखो हाईएस्ट अगर पूछा जाता है, हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? तो भैया हाईएस्ट तो हो जाएगा कंचनजंगा, सॉरी K2 हो जाएगा। और अगर लोएस्ट पूछा जाता है तो लोएस्ट पॉइंट जो है हमारे इंडिया का ये पड़ता है केरला में, है ना। और केरला में पड़ता है, और केरला में इसका नाम क्या है? केरला में इसका नाम है कुट्टानाथ। केरला में नाम क्या है इसका? कुट्टानाथ है। तो कुट्टानाथ जो है केरल का, ये है हमारे भारत का सबसे निचला बिंदु है, केरल के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? देखो इक्विनॉक्स का मतलब है डे एंड नाइट रिमेन्स इक्वल, यानी 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। बात समझ में आ रही है? 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, इसी को इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाएगा। अब ये विषुव की कंडीशन बनती कब है? विषुव की कंडीशन सर तब बनती है जब सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, कौन सी लाइन के? इक्वेटर लाइन के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है सन, यहां पे ऐसे यूं। आगे बात समझ में? सन डायरेक्टली इक्वेटर लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनना, रात और दिन कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब एक साल में कितने इक्विनॉक्स बनते हैं सर? 2 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। यानी कि एक तो होता है बसंत विषुव और एक होता है शरद विषुव। बसंत विषुव की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनता है कब? 21 मार्च को। और शरद विषुव की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनता है कब? 23 सितंबर को। तो 6 महीने के डिफरेंस पर विषुव का निर्माण होता है, और एक साल में जो विषुव की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से। वाई डज अ शॉर्ट ईयर ऑकर्स? अम्लीय वर्ष नहीं, वर्षा होगा यहां। एसिड रेन ऑकर आफ्टर वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि इसमें कहा जाएगा कि भाई जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया होने के पश्चात में अम्लीय वर्षा होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? देखेंगे ध्यान से। सर ज्वालामुखी क्रिया के बाद में अम्लीय वर्षा क्यों होगी? तो इसके पीछे कारण है, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ना तो इसमें गैसेस बाहर आती है, जैसे वेपर। वाष्प की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 85% बाहर आता है। एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, SO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, NO2 गैस होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया में ये सभी की सभी गैसेस बाहर आती है। अब ज्वालामुखी क्रिया में जब ये गैसेस बाहर आई तो इसमें आपने देखा कि किस किस के ऑक्साइड पाए जाते हैं? इसमें सल्फर और नाइट्रोजन। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन इन दोनों के क्या पाए जाते हैं? ऑक्साइड पाए जाते हैं। ऑक्साइड्स आर फाउंड। इन सब के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इन सब के ऑक्साइड पाए जाते हैं। और जब इन सब के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जब यही वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं दोस्तों H2SO4 और HNO3, और इसी की वजह से होती है फिर उस वाले एरिया में एसिडिक रेन। तो ये बात फिक्स है कि जहां ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां पर एसिडिक रेन होगी होगी। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एसिडिक रेनफॉल कराने वाले एसिड्स होते हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है, और ये अमाउंट बढ़ता है गैसेस और वेपर के आपस में इंटरेक्शन की वजह से। हाउ आर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म्ड? ब्लॉक पर्वत बनते कैसे हैं? देखो ध्यान से। जब कभी भी प्लेटों का डाइवर्जेंट होगा,
दो प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ठीक है ना। प्लेटों का क्या हो रहा है, आप देखोगे ध्यान से, यहां यहां प्लेटों का अपसरण हो रहा है, ठीक है ना। प्लेटों का यहां पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। प्लेटों का जब अपसरण होता है तो कौन सा फोर्स लागू होता है, टेंशनल फोर्स। यहां पर कौन सा फोर्स लागू होता है, टेंशनल फोर्स लागू होता है। यहां पर तनाव बल लागू होता है, और तनाव बल लागू होने से किसका निर्माण होता है, फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, भ्रंश का फॉर्मेशन होता है, दरार का निर्माण होता है। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि ये कोई बड़ी प्लेट है, इस पर आपने फोर्स लगाया, कौन सा, टेंशनल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो इसकी वजह से यहां ना दरार पड़ेगी। दरार जब पड़ेगी तो इसे कहा जाता है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट, दोनों तरफ दरार पड़ गई। इनके बीच का जो ये वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, इस बीच वाले भाग को कहा जाता है की स्टोन, इसे कहा जाता है कुंजी शिला। अब अगर ये फोर्स और ज्यादा लागू हुए तो क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में भाई साहब होगा ये, अगर फोर्स और ज्यादा लागू हुए तो ये बीच वाला भाग जो दिख रहा है आपको कुंजी शिला वाला, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन फिर ऐसी हो जाएगी कि ये वाला भाग जो है ये तो उठा हुआ है, बीच वाला भाग नीचे दब गया, ठीक है, बाकी का भाग जो है वो फिर से ऊपर उठ गया, ये कंडीशन बनेगी यहां। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये वाले बनेंगे ना, ये बनेंगे ब्लॉक माउंटेन दोनों तरफ, और बीच में जो बनेंगे, ब्लॉक माउंटेन के बाद में जो बीच में बनेंगे वो क्या होगी, वो होगी रिफ्ट वैली, वो होगी भ्रंश घाटी, ठीक है। तो इस तरीके से निर्माण होगा ब्लॉक पर्वत का। किंटा वैली किस चीज के लिए फेमस है, आपको बताना है। जो किंटा वैली है वो किस चीज के लिए जानी जाती है, और ये किंटा वैली वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो बताइए आप लोग, एक सेकंड, किंटा वैली जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। देखो, किंटा वैली की अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे पहली बात कहां पड़ती है, ये मलेशिया में पड़ती है। और इस किंटा वैली में सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पाए जाते हैं, यहां पर टिन का भंडार है, यहां पर टिन का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ यहां पर पाए जाते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और इन सदाबहार वन में सबसे मुख्य क्या है, रबर, इसीलिए यहां पर रबर का उत्पादन भी होता है। यहां पर क्या होता है, रबर का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कौन करता है, तो याद रखना इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा है जहां पर लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, किस चीज का, लिमिटेड प्रोडक्शन होता है सर, टिन का। आगे बात समझ में, लिमिटेड प्रोडक्शन होता है किस चीज का, टिन का। अगले पॉइंट पर देखेंगे टुंड्रा क्लाइमेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। टुंड्रा क्लाइमेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये 70 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के आसपास पाई जाती है। और कहां पाई जाती है, खास करके ये अगर देखा जाए तो ये आर्कटिक ओशियन के सराउंडिंग में पाई जाती है, नियर एरियाज में देखने को मिलती है। ये देखने को मिलती है सर आर्कटिक के आसपास। आर्कटिक के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जलवायु देखने को मिलती है। यहां पर खास बात क्या है, यहां खास बात यह है कि एक तो यहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे, और अल्पाइन घास देखने को मिलेगी आपको। प्रेसिपिटेशन के नाम पर यहां, कॉनिफेरस का मतलब शंकुधारी वन, प्रेसिपिटेशन के नाम पर यहां पर थोड़ी बहुत जो बिलिजार्ड पवन होती है, यहां पर बिलिजार्ड जो पवन होती है, ये यहां पर थोड़ी बहुत बर्फबारी कराती है। बिलिजार्ड पवन क्या करती है, बर्फबारी कराती है। तीसरी बात, यहां क्या समर सीजन होगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, समर सीजन नॉट फाउंड। यहां पर आप लिख सकते हो कि ग्रीष्म ऋतु होती है, आपका आंसर होगा यहां पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है।
गर्मियां यहां पर नहीं पड़ती हैं। ठीक है, गर्मियां पड़ती हैं यहां पर, गर्मियों का कोई भी स्कोप यहां पर नहीं है, नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है आज का सेशन। मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अब आप लोगों से नए सेशन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।